जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से बचे हुए क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मात्र 10 क्वेश्चन को करा था। दोस्तों बचे हुए 10 क्वेश्चन हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपका 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन का PDF है वो कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिनाइड, दूसरा ऑप्शन है लेंथेनाइड, तीसरा ऑप्शन है आवर्त 6, चौथा ऑप्शन है आवर्त 7। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उसको आवर्त सारणी में आपके इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे रखा गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये रेडियोधर्मी तत्व हम लोग किसको बोलते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर के या फिर कृत्रिम तरीके से जब उसको विखंडित करवाया जाता है तो उससे क्या निकलता है, रेडियो सक्रिय किरणें निकलता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेडियोधर्मी तत्व जो हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो एक्टेनाइड श्रृंखला में देखने को मिलेंगे। आपके आवर्त सारणी में जो एक्टेनाइड सीरीज है, यानी कि जो आपका एक्टेनाइड श्रृंखला है, उसमें आपको कौन से तत्व देखने को मिलेंगे, रेडियोधर्मी तत्व देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी में जो एक्टेनाइड श्रृंखला है ये आपका कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप सभी याद रखना F ब्लॉक का एलिमेंट है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्टेनाइड सीरीज के जो तत्व होते हैं उसके परमाणु संख्या का परास क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी एक्टेनाइड श्रृंखला जो है वो एक्टिनियम यानी कि 89 के बाद स्टार्ट होता है। 89 के बाद क्या होगा, आप कहेंगे 90। कौन सा एलिमेंट है, तो थोरियम। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एक्टेनाइड सीरीज है वो थोरियम से स्टार्ट होता है और लॉरेंशियम पे जाकर के खत्म हो जाता है। यानी कि एक्टेनाइड श्रृंखला के जो तत्व होते हैं उसके परमाणु संख्या का रेंज 90 से 103 होता है। और साथ ही जो आपका एक्टेनाइड सीरीज का तत्व होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आप कहेंगे थोरियम से, यानी कि एक्टिनियम के बाद से। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके दूसरे ऑप्शन में जो लेंथेनाइड की चर्चा की गई है इसके बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कस करा है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने कल ही बताया है, क्या बताया है कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये दोनों ही किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को कंबाइनली रूप से क्या कहा जाता है, इस दोनों को कंबाइनली रूप से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक अंतः संक्रमण तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे F ब्लॉक। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो है वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं और इस दोनों को कंबाइनली रूप से क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे होगा, आप कहेंगे F ब्लॉक में होगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको कल बताया भी है कि लेंथेनाइड को क्या बोला जाता है, रेयरर अर्थ मेटल बोला जाता है, सॉरी रेयरर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है, यानी कि दुर्लभ मृदा तत्व बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि लेंथेनाइड सीरीज के जो तत्व होते हैं इसकी परमाणु संख्या का परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, 58 से 71 होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि चूना CaOH हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। ऑप्शन दिया हुआ है O2, दूसरा ऑप्शन है CO, तीसरा ऑप्शन है CO2 और चौथा ऑप्शन है SO2। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चूना CaOH हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। आप कहेंगे गुरुजी हमको क्या पता, तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। जैसे दिवाली के दिन में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, तो चूना से पुताई किया जाता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी घरों में
चूना से पुताई करने के लिए हमको पहले मार्केट से क्या लाना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड लाना होता है, यानी कि चूना लाना होता है। फिर क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसको पानी में फूलने छोड़ देते हैं। मेरे मित्र, जब आप इसको पानी में डाल देते हैं तब ये क्या बना लेता है, तो आप कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बना लेता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी CaOH2 का हम लोग क्या करते हैं, घर में पुचारा करते हैं या फिर इससे हम लोग पुताई करते हैं। मेरे मित्र, जिस दिन आप पुताई करते हैं उस दिन आपको घर में चमक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होता है, तो आपको घर में चमक देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से अपने दीवार पे आप पुताई करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो आपके एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे जाकर के ये रिएक्ट कर लेता है। क्या करता है, जो आप घर में पुचारा करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है उसके साथ जाकर के रिएक्ट कर लेता है, प्रतिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत बना लेता है, जिसको आप आम बोलचाल के भाषा में कहते हो कि चूना सूख गया है। वो एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पतली परत होता है और साथ ही साथ क्या बना लेता है, H2O। और ये H2O क्या होता है, तो सर वाष्पित हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं कि सूख गया है, पानी का अंश थोड़ा भी नहीं बचा है। और जब पानी का अंश थोड़ा भी नहीं बचा है तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पतली परत मिलता है, जो कि कैसा होता है, तो गुरुजी सफ़ेद और चमकदार होता है। कैसा होता है, सफ़ेद और चमकदार होता है। तो मेरे मित्र, कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत दीवार पे आपको कब मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपीन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरे, चौथा ऑप्शन है निक्रोम। मेरे मित्र, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बन के अपरूप की, किसकी बात करते चला, कार्बन के अपरूप की, तो जल्दी बताओ कौन कौन है, कौन कौन है सर। आप कहेंगे कि गुरुजी पहला लिख लीजिए हीरा, दूसर का क्या लिखे चला, ग्रेफाइट, और तेसर का क्या लिखे चला, तो आप कहेंगे तेसर का लिखिए फुलेरीन। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी फुलेरीन में जो है कार्बन परमाणु की सबसे ज़्यादा क्या होती है, संख्या होती है। कितना होती है चला, तो सर एग्जैक्ट पूछेगा तो C60, रेंज में पूछेगा तो C60 से लेकर के C70 तक। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, आप कहेंगे फुलेरीन। इसका संरचना जियोडेसिक फुटबॉल के तरह, जियोडेसिक ग्लोब के तरह, और साथ ही साथ कैसा होता है, फुटबॉल के तरह। और इसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो गुरुजी एग्जैक्ट पूछेगा तो 60 कहेंगे, रेंज में पूछेगा तो 60 से 70 वाला को टिक कर देंगे। और साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं हीरा की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हीरा भी कार्बन का ही अपरूप है और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ माना जाता है। साथ ही हीरा की जो संरचना होती है वो कैसा होता है, तो आप कहते हैं तो 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल में होता है, त्रिविमीय होता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने बताया है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा होता है। प्रत्येक कार्बन कितना अन्य कार्बन परमाणु से जुटा होता है, तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा होता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो ग्रेफाइट है इसकी संरचना षटकोण के तरह होती है, और साथ ही ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। तो भाई मेरे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ग्रेफाइट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी काहे नहीं सॉल्व होगा, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 125 न्यूटन और
कितना दूर सर विस्थापित हो जाता है, सॉरी हटाया जाता है, तो गुरुजी 5 मीटर। तो एस क्या हो जाएगा 5 मीटर। कार्य क्या होगा आप कहिएगा एफ एस के बराबर होगा। एफ कितना है 125, एस कितना है 5 मीटर, दोनों को गुना कीजिएगा 625 जूल आ जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ऑप्शन दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा, एकाइंडरमेटा, एनिलिडा, मोलस्का। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जंतुओं का समूह है या वर्ग है जो सबसे बड़ा माना जाता है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी आप ही ने तो कई बार बताया है कि अगर हम लोग जंतुओं के सबसे बड़े समूह की बात करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी आर्थ्रोपोडा का नाम लेते हैं। क्यों नाम लेते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग 75% जंतु क्या होते हैं? तो गुरुजी आ जाते हैं। मेरे मित्र, आप जितने भी जीव जंतु अपने आसपास में देखते हैं उसमें से लगभग 75% जीव जंतु जो हैं वो किस संघ से बिलोंग करते हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो आर्थ्रोपोडा होता है ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। जंतुओं का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा संघ या समूह माना जाता है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी जो तिलचट्टा है, केकड़ा है, जो बिच्छू है, एटसेट्रा, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? आप कहते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में एकाइंडरमेटा दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की, तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। ये साधारणतः क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? तो जो समुद्री खीरा होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ जो स्टारफिश वगैरह होता है वे भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आ जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो एनिलिडा भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एनिलिडा संघ के जंतु कौन कौन से हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो समुद्री चूहा है और साथ ही साथ जो नेरीज है, ये सब के सब किस संघ के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। डिफरेंसेस याद रखिएगा। समुद्री खीरा एकाइनोडर्मेटा संघ से आता है, जबकि समुद्री चूहा एनिलिडा संघ से आता है। और साथ ही आपके जो अगले ऑप्शन में मोलस्का है, तो ध्यान में रखिएगा कि मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मेरे मित्र, जो घोंघा है, साथ ही साथ जो ऑक्टोपस है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोनिंग, दूसरा ऑप्शन है कांच नलिका में फलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IVF और इसको फुल फॉर्म में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और तीसरा है फलन, चौथा ऑप्शन है पुनर्जनन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजी में क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव के शरीर के जीवित भाग से या फिर जीवित कोशिका से एक पूरा जीव तैयार किया जा सकता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार किया जा सकता है, और इसको क्या बोला जाता है? तो क्लोनिंग बोला जाता है। तो आप सभी कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के किसी अन्य जीवित भाग से या किसी जीवित कोशिका से एक पूरा जीव तैयार किया जाता है, एक पूरा जीव की समाविष्ट की जा सकती है, वो क्या कहलाएगी? क्लोनिंग कहलाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी क्लोनिंग जो है वो हमारे पहले ही ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये बताओ कि पहला क्लोन एनिमल कौन सा था,
पहला क्लोन एनिमल कौन सा था? तो आप सभी याद रखना, डॉली था। आप कहेंगे गुल्लू जी ये डॉली क्या है? तो मेरे मित्र ये भेड़ है। और ध्यान में रखेंगे कि जो पहला क्लोनिंग एनिमल था वो आपका भेड़ है, जिससे क्या तैयार किया गया था? तो सर क्लोन, जो कि एक भेड़ का ही प्रकार है, और उसका नाम क्या रखा गया था? तो सर डॉली रखा गया था। तो आप सभी इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा बढ़ गया है। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है थॉमस एडिसन, तीसरा ऑप्शन है निकोला टेस्ला, चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। आप कहेंगे कि गुरुजी अल्टरनेट करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं, इस करंट की खोज जो है वो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में आइजैक न्यूटन दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या फिर न्यूटन का जो गति नियम था, या प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये सारा चीज़ किसका दिया हुआ है? तो बाबा न्यूटन का दिया हुआ है। और आपका अगला ऑप्शन है थॉमस एडिसन। मेरे मित्र, आज जो आप सभी चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हो, और ये जो चकाचौंध बल्ब से हो रही है, तो इस बल्ब की खोज किसने करा था? तो थॉमस एडिसन ने करा था। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में अल्बर्ट आइंस्टीन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही सापेक्षता के सिद्धांत का खोज करा था, E=mc² का समीकरण दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करी थी। और ध्यान में रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि निम्नलिखित में से अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऑप्शन दिया हुआ है विद्युतीय, दूसरा ऑप्शन है गतिज, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है स्थितिज। बताइए आपसे सॉल्व ना होगा? आप कहेंगे गुरुजी काहे नहीं सॉल्व होगा? सो क्या इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है? हम सबों को मालूम है कि जो सेल बैटरी होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, और सेल और बैटरी क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो हमसे जो क्वेश्चन कहा जाए कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो हम कहेंगे गुरुजी इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? आप कहेंगे सेल या बैटरी। ध्यान में रखेंगे, सेल या बैटरी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। काहे? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही इसको आप नष्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र डैश है। बताइए न सॉल्व होगा सर? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अनबुझा चूना पूछा जा रहा है, तो चला क्या कहोगे? कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अनबुझा चूना पे जैसे ही पानी डालेंगे तो सर वो बुझ जाएगा, और बुझ जाएगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। वही मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र डैश है, आप कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम ऑक्साइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सर। आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य और ग्रहों, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा, और चौथा ऑप्शन है वस्तु के किसी भी योग पर। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो जाहिर सी बात है
कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है ये किसी भी दो वस्तु के युग्म पे लगता है या किसी भी दो वस्तु के युग्म के बीच में रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके इसी क्वेश्चन के साथ 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आपको अब इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।